हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी, और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? जरा बताएंगे एक बार मुझे आप, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ये वो वाला बैच है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रज्ञान की तबीयत तो बच्चों अभी ऐसी चली रही है यार, क्या बताएं बस उसके बारे में। जैसी चल रही है कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो ये वो वाला बैच है बच्चों जो पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जिसमें एक दो टॉपिक रह गए थे आपके, तो आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं टॉपिक पर चर्चा करूंगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर चर्चा करूंगा, पहले इंडिया की और फिर वर्ल्ड की। यानी कि आज की क्लास का जो टॉपिक होगा ये वो टॉपिक होंगे बच्चों जो आपके हम पीछे बैच में रह गए थे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण जनजाति। ये वाला टॉपिक रह गया था ना पहले, ये वाला टॉपिक रह गया था ना। हाँ, आज संडे, आज 2-3 क्लास में आपकी लेने वाला हूं। तो ये आपका टॉपिक पिछली बार रह गया था, इंपोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और बच्चों आपको बता दूं, इंडिया के साथ साथ हम यहां पर वर्ल्ड की भी पढ़ने वाले हैं। इंडिया के साथ साथ हम लोग यहां पर वर्ल्ड की भी पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट आपको और बता दो, मैं यहां पर आपको एक चीज और कराऊंगा, और वो होगी जनगणना। वो होगी बेटा आपकी जनगणना, सेंसस। ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। आज मैं जो आपको टॉपिक कराऊंगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वो आपको कराने वाला हूं। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको वर्ल्ड में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं ये कराने वाला हूं। फिर इनके एमसीक्यूज कराने वाला हूं। फिर इसके बाद सोइल, यानी कि मिट्टी आपको मैं कराने वाला हूं। और बच्चों आप इसके बाद जो 4 बजे क्लास होगी, फिर मैं आपको कराने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या साउथ इंडिया की रिवर। जो साउथ इंडिया की रिवर रह गई थी, ये वाला टॉपिक। और तो कोई आपका टॉपिक नहीं बचा था बेटा? और तो कोई टॉपिक नहीं बचा ना आपका? आप मुझे बता दीजिएगा कि आप में से और कोई टॉपिक बचा हो तुम्हारा। सिर्फ ये टॉपिक रह गए। देखिए, मैं एक ऐसा टीचर हूं, अगर मैंने एक बार प्रण लिया है कि मुझे ये वाले बैच में इतने दिन और पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाऊंगा। चाहे मैं, ऐसा हो सकता है कि क्लास 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपसे एक बार प्रॉमिस कर लिया तो कर लिया, क्लास होगी तो क्लास होगी। ये बात आप याद रखोगे, है ना। वोल्केनो से क्वेश्चन इतने खास आते नहीं है, और प्रिया जायसवाल, मैं वोल्केनो के क्वेश्चन करा चुका हूं। मैं वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों के क्वेश्चन करा चुका हूं। चलो अब बातचीत कम करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और जब मुद्दे पर आते हैं तो दोस्तों विश्व की बाद में बात करेंगे, पहले हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में आपकी बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप्स आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में ये बनेगा, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय 2011 की जनसंख्या के अनुसार, वो है बेटा भील जनजाति है। वो कौन सी है? भील जनजाति है। दोस्तों सबसे पहले आप सर, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाते हो बेटा? मैं फिजिक्स को छोड़ के हर चीज पढ़ाता हूं, है ना। मैं फिजिक्स को छोड़ के आपको हर चीज पढ़ाता हूं, ये बात आप याद रखिएगा। बस फिजिक्स में आपके नहीं करा पाऊंगा, वो मुझे आती नहीं है। बाकी तो आप मुझसे सारे सब्जेक्ट सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। और कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा, ये भी आप याद रखिएगा। बच्चों एक बात बताओ जरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे देश में कितने एससी हैं? हमारे देश में कितने % एसटी हैं? ये आप कैसे पता लगाओगे? आप एक बात बताओ, हमारे देश में कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं? आप कैसे पता लगाओगे इस चीज का? भाई कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, आप कैसे पता लगाओगे? आप कहोगे सर मुझे तो नहीं पता है। मैं आपसे कहने लगूं, ये बताओ मुझे, भारत में कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम हैं, ये मुझे बताओ कैसे हैं? तो आप बताओगे कैसे? इसका कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? कोई आंकड़ा है क्या इसके पास आपके पास? कैसे बताओगे आप मुझे कि हमारे भारत में इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतना सेक्स रेशो चल रहा है, इतनी लिटरेसी रेट चल रही है? कैसे उसे आप लोग बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार।
आपको पता होगा कि हमारे भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना होती है। हमारे भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना होती है। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी, मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश में आप जानते हैं हर 10 साल बाद एक जनगणना होती है, तो बेटा जब 2011 में हुई थी तो 2011 के बाद अब होनी चाहिए थी 2021 में। क्या 2021 में जनगणना हो पाई? बोलो यस या नो। क्या 2021 में जनगणना हो पाई? यस या नो। आप कहोगे नहीं हो पाई। उसका कारण क्या था? रीजन था आपका कोविड-19। रीजन क्या था बेटा आपका? कोविड-19। तो ऐसा भी हो सकता है जो मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूं वो अगली जो जनगणना हो सकता है उनमें वो गलत साबित हो जाए। कारण क्या है? कारण मैं जो आपको आंकड़े अभी बताऊंगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताऊंगा। भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है वो मैंने बताया भील। लेकिन क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार। अब मान के चलो जनगणना हो गई 3 महीने बाद, जनगणना हो गई 3 माह बाद, और ये जनजाति बदल के कोई और जनजाति, यहां पे मान लो गोंड जनजाति पहले पर आ जाती है। आप तो ये बोलोगे गुरुजी आपने तो गलत पढ़ा दिया। आप क्या बोलोगे? गुरुजी आपने गलत पढ़ा दिया। लेकिन दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, हर 10 साल बाद ही आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ पर कौन सी जनगणना है, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमारे यहाँ पर पहली जनजाति कौन सी है बेटा? पहली आपकी भील और दूसरे नंबर पर आपकी पड़ेगी गोंड। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। एक मेरा दोस्त था उत्तम गोड़। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखिए। अगला टॉपिक मैं अब आपको लेकर आ रहा हूं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, अगर मैं सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, पहली बात तो यह कि जम्मू कश्मीर इस समय हमारे भारत का राज्य नहीं है, है ना। इस समय जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर यहां पे दिख रहा है बच्चों आपको, जम्मू कश्मीर को अगस्त 2019 से क्या कर दिया गया बेटा? भारत के यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी है। अब वहां पे कौन कौन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैंने तो यूनियन टेरिटरी लिखा है, आप लिख लीजिएगा आराम से। यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति हैं? तो पहली जनजाति है बेटा जिसका नाम है गुज्जर। क्या नाम है बेटा? गुज्जर। आपने मेला मूवी में सुना होगा गुज्जर, है ना। गुज्जर और गुर्जर में फर्क होता है, याद रखिएगा। गुज्जर, दूसरा है बकरवाल, तीसरा है वाट, चौथा है वेटो और पांचवा है बल्टी। मात याद करना कुछ भी। आज तक जो पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो सिर्फ एक है बेटा, जो पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है आपका या तो गुज्जर या फिर बकरवाल। बाकी और कुछ भी नहीं पूछा गया, और कुछ भी नहीं पूछा गया। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इनको पढ़ना है, याद करना है या नहीं करना है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जम्मू कश्मीर में है तो कई सारी जनजाति, लेकिन हमें सिर्फ 2 याद करनी है, एक गुज्जर और एक बकरवाल। याद हो सकती है? याद हो सकती है बच्चों? एक गुज्जर याद करनी है और एक बकरवाल याद करनी है। चलिए, इसके बाद मैं चलता हूं, भारत का एक स्टेट है, जिस स्टेट का नाम क्या है बेटा? मैं आपको एक स्टेट की तरफ लेकर चलता हूं जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। जब आप हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं तो यहां पर भी 2-3 जनजाति, और हाँ, एक एक जनजाति ऐसी है जो 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप ये मत कहना गुरुजी आपने गुज्जर यहां पढ़ाए थे तो यहां क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो एक एक जनजाति आपको 2-2, 3-3 स्टेट में भी देखने के लिए मिलेगी, परेशान बिल्कुल मत हो जाना। तो बच्चों गद्दी और गुज्जर यहां पढ़नी है, किन्नौर आपको नहीं पढ़नी। अगला देखो, अगला मैं आपको लेकर चलता हूं थारू जनजाति की तरफ। जब मैं आपको थारू जनजाति की तरफ लेकर चलता हूं तो थारू जनजाति में बेटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये सुनिए। गुरिया, अगर मैं थारू जनजाति की तरफ आपको लेकर चलता हूं तो थारू आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की। थारू जनजाति बहुत, देखिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं वो आम लोगों से थोड़ा सा अलग होती हैं, वो आम लोगों से थोड़ा अलग होती हैं। उनका पहनने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, उनके बोलचाल का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है। वो इस आम दुनिया से थोड़े से अलग हैं, है ना। थारू क्या होता है? थारू एक जनजाति होती है। अब मैं आपसे पूछूं गुज्जर क्या होते हैं, मैं आपसे पूछूं बुक्सा क्या होता है, भोटिया क्या होता है, एक जनजाति है बच्चों। चलिए अगला पॉइंट आपको, अब मान के चलो मैं गुज्जर हूं तो ये थोड़ी है कि गुज्जर भाई जम्मू कश्मीर में ही होंगे, मैं भी तो गुज्जर हूं। मैं जनजाति की बात कर रहा हूं बेटा,
एक जाति एक जनजाति में फर्क होता है थोड़ा सा। अगला देखो, जोनसारी, बुक्सा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्सा और थारू, बस आपको दो ही याद करनी है। बुक्सा और थारू आपको दो याद करनी है, बाकी आपको और कोई याद नहीं करनी है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं बेटा, कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको याद करनी है सिर्फ दो, एक आपका याद करनी है गोंड और दूसरी आपको याद करनी है सहरिया, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना। करण यादव सर आप सच में गुजर? हाँ, क्या बात, वही बताओ मेरा। किसी गुरु की कोई जाति नहीं होती, आज गलती से मेरे मुख से निकल गया, हाँ मैं गुजर हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, वो आपको एग्जांपल दे रहा था इसलिए मेरे मुख से निकल गया, वरना किसी गुरु की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, ठीक है भैया। तो गोंड जो कि इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जाति है। अगला देखिए, अगर मैं आपको थारी जनजाति की तरफ लेकर चलता हूं, अगर मैं आपको थारी जनजाति पर लेकर आता हूं, तो यह जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। मतलब यह जनजाति भारत के साथ साथ नेपाल में भी निवास करती है ना, ये बात आप याद रखिएगा। यह जनजाति कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? तराई क्षेत्रों के साथ साथ नेपाल में भी निवास करती है, यानी कि यूपी में तो है ही है, ये नेपाल में भी निवास करती है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों में अधिक निवास करती है। इसका मतलब ये हुआ, यह जनजाति दो स्टेट में पाई जाती है ना। यह जनजाति थारू की जो मैं बात करूं, यह जनजाति दो स्टेट में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब एक बात बताओ, जो उत्तराखंड है वो किसका हिस्सा है? बताओ साथियों, जो उत्तराखंड है वो किसका हिस्सा है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। अगला देखिए, साथ ही बिहार में भी यह जनजाति कुछ पाई जाती है। मैं थारू की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, मैं थारू की ही बात कर रहा हूं। और 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ना। लेकिन एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में जो आया है, सबसे ज्यादा बार ये सवाल आया आज तक, थारू जनजाति दिवाली त्योहार को एक शोक के रूप में मनाती है। मतलब ये सेलिब्रेट नहीं करते, ये सेलिब्रेट नहीं करते उन क्षेत्रों में, ये अपने आप में ऐसे मनाते हैं जैसे किसी की कोई डेथ हो गई हो या घर में कोई आदमी चला गया हो। अब ऐसा क्यों है ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन बच्चों आप इतना सुनिएगा कि यह दिवाली जैसा आपका एक त्योहार आने वाला है, हम दिवाली को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। और लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेरे प्यारे बच्चों उसको एक दुख के रूप में, एक शोक के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कोई मातम सा छा गया हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल आता है, अगर मैं बिहार पर लेकर आपको चलता हूं, बिहार में देखिए संथाल, संथाल कई जगह पाई जाती है, संथाल कई जगह पाई जाती है दोस्तों। संथाल की अगर मैं बात करूं, संथाल बिहार में भी और झारखंड में भी है ना। गोंड यूपी में भी है और बिहार में भी है। खरवार, उरांव, थारू, बस आपको ना कोल याद करनी ना आसुर याद करनी, इन चारों को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इन चारों को। अंजलि कह रही है कि मेरा कोई भी क्लास नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों? आप मुझे बताइएगा, ऐसा क्यों? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, बताइए। चलिए, इसके बाद मैं आपको लेकर आया बेटा संथाल। अगर मैं संथाल की बात करता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखना, संथाल जनजाति मेरे प्यारे बच्चों झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल पूछा गया था एक बार, और वो सवाल ये था कि बताइए उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये सवाल पेपर में आया था कि यूके की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बच्चों बताना क्या थी जनजाति? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? बेटा आज संडे है इसलिए सारी क्लास बंद है, मैं तो आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा पेपर है। हाँ बेटा 3 बजे वहां इकोनॉमिक चलती है, आज तो ये मैं दूसरी क्लास ले रहा हूं बस। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, वो जनजाति आपकी थारू। क्या है बच्चों? थारू। संथालों में जब विवाह हो जाता है तो बुपल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुपल के नाम से। जैसे मान लो
आपकी शादी हुई किसमें मेरे प्यारे साथियों, किसमें? संथालों में। तो संथालों में जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में किस नाम से जाना जाता है? बुपल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुपल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगर मैं आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लेकर चलता हूं तो बेटा पश्चिम बंगाल में आप लोग देखिएगा, पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी इंपोर्टेंट है? संथाल तो उराव, मुंडा, मुंडा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं उसे याद करना। मुंडा, भूमजी और एक है उराव, बस ये 3 आपको याद करनी है। लिखने को तो मैंने 8 लिखी हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आपको सिर्फ वही आपको याद करनी है ना? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको सिर्फ वही याद करनी है, बाकी अलग से कुछ भी याद नहीं करना बच्चों। जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो, अगर विश्वास हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। अगला देखो, अगर मैं लेके चलता हूं मध्य प्रदेश को, तो बच्चों मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, भारत में जो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछता हो कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां है, तो आपका जवाब आएगा सर सबसे ज्यादा जनजाति आपकी मध्य प्रदेश में है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है बेटा भील, यानी कि भील भारत की पहले नंबर की जनजाति है जो कि सबसे बड़ी है। क्लियर हुई बात है? इसके बाद मैं आपको बता दूं, एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एमपी में सबसे ज्यादा दाल होती हैं, एमपी में सबसे ज्यादा वन भी हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा, वन भी सबसे ज्यादा है। और बच्चों उड़ीसा मैंने बताया नहीं है, उड़ीसा में आपको कोला याद कर लेना बस, बाकी कुछ मत याद करना। उड़ीसा में कोला याद कर लेना, कोंद याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं। अब देखो सर मध्य प्रदेश में हमें क्या क्या याद करना होगा। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, पहला इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। दूसरी बात, इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो यहीं पर है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा दाल होती है वो यहीं पर होती है बेटा। और इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति की अगर मैं बात करूं, इंडिया में सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। अगर मैं बात करूं गन्ना यूपी में होता है, दाल एमपी में होती है, और अगर आपसे पूछे मूंगफली गुजरात में होती है ना? यहां देखो दोस्त, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील और पूरी इंडिया की सबसे बड़ी गोंड, कोल, सहरिया। आपको क्या क्या पढ़ना होगा गुरुजी? आपको सिर्फ 3 याद करने होंगे यहां पे। पहला भील, कोल, सहरिया और मवासी, बस आपको 3 याद करनी होगी। अब आप खुद बताओ, देखो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सहरिया दोनों में पाई जाती है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो हम कहां से याद करें, लेकिन आज तक जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो पूछा गया मीणा, राजस्थान के मीणा। कई बार जो पेपर में पूछा गया है। डीपी का मतलब क्या है? डीपी का मतलब होता है धीरज यादव, दिल्ली पुलिस। डीपी का मतलब होता है दिल्ली पुलिस। राजस्थान से जो आज तक सबसे ज्यादा पूछी गई है वो या तो पूछी गई मीणा या पूछी गई है गरासिया। या तो पूछी गई है मीणा, मेरे साथ कई सारे मीणा मेरे दोस्त पढ़ते थे, ये सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। अगला, अगर मैं आपको लेकर चलता हूं बेटा मध्य प्रदेश की जनजाति की, मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाह रहा था, सबसे ज्यादा जनजाति पहले मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर राजस्थान। देखिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भील जनजाति है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला देखो, मैं आपको लेके चलता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी है भील, और दूसरे नंबर पे आती है मीणा। दूसरे नंबर पे क्या आती है? मीणा। लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा जो बार पूछी गई है वो मीणा पूछी गई है। ये बात ध्यान रखना, आज तक तुम्हारे पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो मीणा पूछी गई है। अब सच बताओ ईमानदारी से, अगर तुमने कोई पेपर दिया हो तो उस पेपर में ये डांस ना जाने कितनी बार पूछा गया है? सच बताओ ईमानदारी से, ये डांस जो पेपर में कितनी बार पूछा गया है? मैं किस डांस की बात कर रहा हूं दोस्त? ये डांस जो पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, घूमर। अब अगर पेपर में ये पूछ लिया ना कि घूमर किस राज्य में किया जा रहा है तो बता दोगे, लेकिन अगर ये पूछ लिया कि कौन सी जनजाति कर रही है तो घूम जाओगे। घूमर के साथ साथ में आप कालबेलिया को भी याद कर लीजिएगा, आप कालबेलिया को भी याद कर लीजिएगा। कालबेलिया भी आपके राजस्थान में होता है, ठीक है। अगला देखो,
सवाल नंबर नेक्स्ट, अगर मैं गुजरात की तरफ आपको लेकर चलता हूं, गुजरात में क्या क्या पूछी जाती है और कौन कौन सी ज्यादा पूछी जाती हैं? राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पूछी गई आज तक, वो पूछी गई है बेटा या तो आपका ढोलिया, डोडिया, डाफर और बेटा पटेलिया। इन तीनों को याद कर लेना। गुजरात में आपको सबसे ज्यादा पटेल मिलेंगे, बोलो यस या नो। भाई जो ज्यादातर पटेल मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? सर आप कहोगे ये मिलेंगे आपको गुजरात में। तो जनजाति जो वहां पर होती है बेटा वो होती है पटेलिया। कौन सी होती है? पटेलिया। कोई है गुजरात से मेरी क्लास में बच्चा? कोई गुजरात से है बच्चा? है कोई बच्चा? कोई नहीं है? अरे नहीं, स्नेहा कुमारी है। ओके ओके, हाँ बीएससी के लिए ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, दमन और दीव की जब हम बात करते हैं तो दादर नगर हवेली की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आपको दो याद करनी है बस, एक आपका गोंड और एक महादेव कोली, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपको गोवा लेकर चलता हूं तो गोवा में मेरे प्यारे बच्चों, गोवा में आपको गोंडा याद करनी है, वैलिप याद करनी है। लेकिन मिजोरम की जो सबसे ज्यादा बार आज तक पूछी गई है, जो मिजोरम की सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, वो पूछी गई है लुसाई। वो पूछी गई है लुसाई और पूछी गई है चकमा। जो मिजोरम की सबसे ज्यादा बार पूछी गई है लुसाई और चकमा, और नागालैंड की पूछी गई है नागा। नागालैंड की क्या पूछी गई है? नागा पूछी गई है। बहुत बढ़िया। सर कुछ याद नहीं रहता, क्या करूं? लिख के याद करो आप। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो आप लिख के याद कीजिएगा। आप जीएस को लिख के याद करो। देखिए अगर मैं आपको मेघालय की तरफ लेके चलता हूं तो मेघालय में आपको तीन जनजाति मिलेंगी, खासी, जैंतिया और ग्वारो। ध्यान रखना ये तीन पहाड़ी भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन पहाड़ी भी हैं और ये जनजाति भी हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी पहाड़ी भी और जनजाति भी। जी हाँ, गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों पहाड़ी भी हैं और बेटा ये जनजाति भी हैं। अगला देखो सिक्किम। सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अरुणा है ना भैया। देखो अगर बात करता हूं सिक्किम की, तो सिक्किम में आपको याद रखनी है बेटा तमांग, जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है आज तक। पूछी गई है बेटा लिंबू और तेपचा, भूटिया नहीं आती है। त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरी और टिप्पारिया। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो डफला, और असम की बात करूं तो अहोम और सोनवाल। देखो भाई मैंने लिखने के लिए तो सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बोला है आप उससे जरूर लिखिए। सर ओनली आपका ही क्लास चलता है बेटा, संडे में सिर्फ मेरी क्लास चलती है और किसी की नहीं चलती। संडे में सिर्फ मेरी ही क्लास चलती है, बाकी कोई नहीं। अगले पर देखिए, अगर मैं मणिपुर की बात करता हूं तो बेटा मणिपुर में मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, मणिपुर की जो सबसे ज्यादा जनजाति है, अभी आपने देखा भी होगा कि मणिपुर में विवाद चल रहा है। मणिपुर में बहुत ज्यादा हाँ सर आपकी तबीयत खराब है, संडे क्लास क्यों लेते हो? क्या बताऊं आपको। हेमंत आज मैं आपको कॉल करूंगा खुद, आपने जो नंबर दिया है इस पे मैं खुद कॉल करूंगा, है ना, ये मेरा वादा रहा आपसे। आज मैं आपको कॉल करूंगा अपनी टीम से पता करके कि आखिर क्यों नहीं पहुंची आपकी किताब। अभी आपको पता होगा कि मणिपुर में डिस्प्यूट चल रहा है एक बहुत जबरदस्त, और वहां कुकी जनजाति बहुत ज्यादा इस समय नंबर 1 पर आ रही है। तो कुकी जनजाति आपके पेपर में इस बार मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। मुझे लग रहा है इस बार जो कुकी जनजाति है वो तुम्हारे पेपर के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। दूसरा आपको याद रखना पोमाई। अगला आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सुगलिस और लंबाड़ी, बस। कर्नाटक नाइकोड़ा। अगला देखो बच्चों तमिलनाडु, केरल ये इतनी कभी आती नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो पेपर में आई हुई है वो कई बार आई है, तो सिर्फ एक अंडमान निकोबार की 16वीं अंडमान निकोबार की 11वां जनजाति
जिसने 16वीं लोकसभा में पहली बार 16वीं लोकसभा में पहली बार वोटिंग किया था। यह ध्यान रखना, इससे पहले इन्होंने कभी भी वोट नहीं डाला था। तो यहां आपको दो याद रखनी है, एक आपकी जारवा और एक आपकी सोमपेन। एक आपको जारवा याद करनी है और एक आपको सोमपेन। भाई अनु काफी टाइम से कह रही है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हाँ गुड़िया बोलो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? बोलो गुड़िया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बोलिए। बोलो अनु, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? सर मेरी पीडीएफ से कैसे क्या लिख रही हो आप? सर मेरा पीडीएफ से कैसे पढ़ाई? मैं समझ नहीं पाया आप क्या लिखना चाहती हो। लक्ष्य बैच में शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं अमन। मैं पीडीएफ से कैसे पढ़ाई करूं? लिख के याद करो उसको। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो और बाकी को लिख के याद करो। पूजा आपका क्वेश्चन क्या है? अब आप भी क्वेश्चन पूछो। पूजा आप भी क्वेश्चन पूछो। पूजा जी क्या क्वेश्चन है? पूछो मेरी बहन, क्या क्वेश्चन है? अरे अब जो पूछ लो भाई, क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा महापैक खत्म होने वाला, तो इसमें मैं क्या करूं? अब बताओ बच्चों, आप दूसरे महापैक में एनरोल कर सकती हो मेरी प्यारी गुड़िया। 24 दिसंबर को खत्म होगा, अभी तो टाइम है आपके पास, जब तक अपनी तैयारी पूरी कर लो। पढ़ लो, कोई बात नहीं है बेटा, बाद में लिख लेना, अभी नहीं। अगला देखो, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं बेटा विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां। तो जब आप विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां पढ़ोगे, मैंने आपको बताया जनजातियां ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जंगल में, पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थल में, जिनकी अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है, अलग रीति रिवाज होता है, अलग रहन सहन होता है, आधुनिक कल्चर से प्रभावित हुए बिना अपना आरंभिक जीवन ये व्यतीत करते रहते हैं, है ना। चलिए, तो दोस्तों मैं सबसे पहले लेकर आ रहा हूं एक ऐसी जनजाति जो 3 बार पेपर में आ चुकी है, जो है बेटा आपकी एक्सिमो। ये कौन सी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एक्सिमो जनजाति ठंडे प्रदेश जनजाति में पाई जाती है। यह जनजाति अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 3 बार आपके पेपर में सवाल आया है कि एक्सिमो कहां पाई जाती है। 3 बार इस सवाल को 3 बार मैं देख चुका हूं कि एक्सिमो कहां पाई जाती है। तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कि एक्सिमो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, बस बात खत्म। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, बच्चों ये देखो ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, इन्हें कौन अलग कर रहा है? इन्हें कौन अलग कर रहा है भैया, बताओ जरा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन अलग करता है? तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर जी इन्हें अलग करने का काम है पनामा नहर अलग कर रही है। देखिए, एक्सिमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे इग्लू कहा जाता है। पहला सवाल ध्यान रखिएगा कि जहां पर ये एक्सिमो जनजाति रहती है, जहां पर ये अपने घर बनाते हैं, उन्हें इग्लू कहा जाता है। ये 3 बार पेपर में आ चुका है। देखो, अगला देखो, पता है एक बार सवाल ये पूछा गया था, जन कौन सा पेपर था, एमटीएस का, कि जो एक्सिमो के हथियार होते हैं वो किसके बने होते हैं? लोहे के, मांस के, हड्डियों के, या आपके पीतल के? तो बच्चे उसमें ज्यादातर बच्चे पता क्या जवाब देकर आए थे? लोहा का, आयरन के। जबकि जो इनके हथियार बने होते हैं वो हड्डियों के बने होते हैं, बोन्स के बने होते हैं। ये बात ध्यान रखना, कई बार पेपर में सवाल पूछ लिया और वहां बहुत बच्चा इस सवाल को गलत आ जाता करके कि सर वो तो उसके बने होते हैं लोहे के। भाई हथियार, सीधी सी बात, अगर नहीं पता हो तो लोहे का ही बताएगा आदमी।
अगला देखो, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं रेड इंडियन। रेड इंडियन सर यह अमेरिका के मूल निवासी होते हैं और यह जनजाति मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए व कनाडा के क्षेत्रों में पाई जाती है। आपसे पूछेगा सर इग्लू एक्सिमो रेड इंडियन क्या एक होती है? नहीं, रेड इंडियन और आपका मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो एक्सिमो के दोनों एक होती है? नहीं, दोनों अलग अलग होती हैं। जबकि ये पक्का है कि दोनों आपकी कहां पर है, देखो ये ऊपर वाला जो ना ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे वाला साउथ अमेरिका है। चलो बच्चों अगला देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे माया जनजाति, यह है माया जनजाति भी आपके उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अब देखो उत्तरी अमेरिका में 4 जनजाति और पाई जाती हैं, जिनमें एक है आपकी याकी जनजाति और दोस्तों एक है आपकी होपी जनजाति। आगे लेकर आपको चल रहा हूं दक्षिणी अमेरिका में। अब मैं आपको लेकर आ गया साउथ अमेरिका में, जहां पर एक बात और है, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अमेजन रिवर भी है, जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको याद रखना होगा, और जल के हिसाब से पानी के बहाव से पहले नंबर पर आती है। बोरो जनजाति पश्चिमी अमेरिका के मुख्य बेसिन में ब्राजील सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। शारीरिक गठन से यह बोरो जनजाति के रेड इंडियन के समान है ना। चलो पहले लिख लो एक बार जरा, पैक खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग क्लास नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, अगला देखो, अगला मैं लेकर आ रहा हूं अफ्रीका। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो पहले तो 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, और वो 3 पॉइंट कौन से हैं बेटा? अफ्रीका आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे कि इस महाद्वीप से कर्क रेखा आपको याद रखना होगा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। यह आपको याद रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मैंने आपको बताया कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ब्लैक कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं उसे, अब अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। बच्चों यहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजर रही हैं। यहां सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो पूछी गई है वो पूछी गई है बेटा पिग्मी, कि पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है। आपका एक ही सवाल आना चाहिए, पिग्मी की जनजाति आपके अफ्रीका में पाई जाती है, बस। अगला बुशमैन, अगर मैं बुशमैन की बात करता हूं तो पिग्मी और बुशमैन ये दोनों ही आपके अफ्रीका में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है बच्चों? अफ्रीका में पाई जाती है। अगला मसाई, मसाई जनजाति कहां? सर ये भी आपके देखो पाई जाती है केनिया में, युगांडा में एवं तंजानिया में पाई जाती है। अगला देखो ये नहीं पढ़ानी, अब सब कुछ क्लियर है? बताना जरा, ऑडियो वीडियो आ गई अब? अरे अब तो क्लियर है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा, कोई बात नहीं। बेटा अगर मैं बात करूं बहु जनजाति कहां पड़ती है, तो यह जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है, और ये ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़ों को पालने का काम करती है। ये हत्या नहीं करती है ना ये हथियार बनाती है, ये तो एक आम जीवन जीती है, लेकिन रहती थोड़ा सा अलग है, मरुस्थलों में अपना निवास करती है, ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े इनको पालने का काम करती है, और इन्हीं से अपना व्यवस्था करती है खान पीन की। ठीक है भैया। अगला देखिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कुर्दू जनजाति, सर ये जनजाति कहां पर है? कुर्दू जनजाति ईरान व इराक के क्षेत्रों में निवास करती है। याद रखिएगा, जो ये कुर्दू जनजाति है ये ईरान व इराक में निवास करती है। अगला एशिया में एक और जनजाति जिसका नाम है खिरगिज जनजाति, है ना, ये बच्चों याद रखिएगा, खिरगिज जनजाति ये कहां पर है बेटा? ये भी आपके एशिया महाद्वीप में ही है। अगला देखो, अगर मैं और लेकर चलता हूं सर एशिया, देखो दुनिया का 8 महाद्वीप इस समय है, 7 महाद्वीप पहले थे, 8वां खोज लिया गया जिसका नाम है जीजीलैंडिया, यानी कि 8 महाद्वीप हो चुके हैं। उन 8 महाद्वीपों की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, जिसमें आपको कैमिसन और युकागिर जनजाति आपको याद रखनी होगी। अगला देखिए,
मेरे प्यारे साथियों 3-4 जनजाति एक साथ बता रहा हूं आपको। सेमांग जनजाति और मलेशिया में निवास करती है, एक प्रमुख जनजाति है। खत्म बेटा, बस इतना ही आपको बताना है। लास्ट है वेदा जनजाति, लास्ट है आपकी वेदा जनजाति। वेदा जनजाति श्रीलंका की एक आदिवासी जनजाति है। इतिहासकारों का मानना है कि वे श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी थे। सवाल पूछ लेगा आपसे, सर अशोक क्लास को देखने के बाद आप क्लास डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ मैंने लगा रखी है, आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ आपके लिए लगी हुई है ना। तो ये कुछ जनजाति थी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बताए हैं। बाकी कुछ जनजाति हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। एमसीक्यूज भी लगे हुए हैं, बाद में एमसीक्यूज भी कर लीजिएगा। अब बच्चों मैं आपको लेकर आ रहा हूं थोड़ा सा कहां पर, एक और टॉपिक है जिसका नाम है मिट्टी। एक और टॉपिक है जिसका नाम है मिट्टी। सर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले अगर मैं देखूं मिट्टी कितने प्रकार की होती है तो मेरे प्यारे साथियों देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एक बच्चा कह रहा है कि सर आज स्टूडेंट बहुत कम है। उसका कारण है कि इस समय भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। इस समय भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, लोगों का ध्यान इस समय मैच पर है, समझ रहे हो ना। तो इस समय मैच चल रहा है, जो कि मैच से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। कभी आपको लग रहा हो कि मैच देखने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैं भी मैच देख सकता हूं अपना लैपटॉप में, फोन में, लेकिन यार मैं क्यों क्लास आज ले रहा हूं, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोग रिवीजन कर लोगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो हेडक्वार्टर है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपका दिल्ली में है। कहां पर है बच्चों? इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका दिल्ली में है। हो गई बात क्लियर? अब वो 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी अब आपके सामने लिखी है। 8 प्रकार की जो मिट्टी होती है ये मैं आपके सामने लिख देता हूं। वो कौन कौन सी मिट्टी है? पहली मिट्टी होती है बेटा जलोढ़ मिट्टी, दूसरी होती है काली मिट्टी, तीसरी होती है बेटा लाल मिट्टी, चौथी होती है आपकी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी होती है मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय, क्षारीय और पीट या दलदली मिट्टी। तो 8 प्रकार की मिट्टी होती है। पहले एक बार नोट कर लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, नोट कर लो इसे। आठ प्रकार की मिट्टी होती है, एक बार नोट कर लो भैया। Na2 soil combination there sir। देखिए आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, पहले आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको जरा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिस मिट्टी का नाम होगा बेटा आपका जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी कैसी बनती है पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित, जैसे मान के चलो एक नदी आ रही है ये, और ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आ रही है। अवसाद को इंग्लिश बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट बहुत सारे इकट्ठा लेकर आ रही है, और बेटा लेकर आ रही है, इसने एक जगह पर इनको छोड़ दिया है ना। जब छोड़ दिया तो बेटा ये एक नई मिट्टी का निर्माण यहां पर हो गया। चाहे ये मिट्टी कहीं से भी आई है, लेकिन एक नई मिट्टी का निर्माण कर दिया इसने, जो कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ये बात ध्यान रखना। पूरे भारत के क्षेत्रफल के 40% पर यह मिट्टी है, और प्रचुरता चूना एवं पोटास इसमें भरपूर मात्रा में होता है। कमी किस किस चीज की होती है? कमी होती है बेटा नाइट्रोजन की और फास्फोरस की और ह्यूमरस की, है ना। विस्तार कहां है? उत्तर भारत का विशाल मैदानों पर इसका खूब अच्छा विस्तार है। मैदान, तटवर्ती भाग व नदी घाटियों में फसलों की संख्या के अनुसार सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और सवाल इसी से आता है कि बताइएगा
भारत में सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से कौन सी मानी जाती है? बाकी तो कोई सी मिट्टी नहीं पूछता, सिर्फ एक ही सवाल आता है आपका कि भैया वो आ जाएगा आपका कौन सा, मोस्ट प्रोडक्टिविटी सोइल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो आपकी जलोढ़ मानी जाती है। अगर देखिए, अगर मैं जलोढ़ मिट्टी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आता है काली मिट्टी। दूसरा कौन सा आता है? काली मिट्टी। एक बार लिखो जरा इसको। अगर मैं ब्लैक सोइल की बात करता हूं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कपास को, कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं तो बेटा टिटानी फेरस मैग्नेटाइट लवणों की उपस्थिति से इसका रंग काला हो गया है। कई बार पूछ लेता है कि इस मिट्टी का जो रंग काला पड़ा है वो किसके कारण पड़ा है, तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि इस मिट्टी का जो काला रंग पड़ा है वो इसके कारण पड़ा है। बात क्लियर हुई? इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं प्रचुरता लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास एवं चूना काफी मात्रा में है, लेकिन बारीक कण के कारण सिकुड़न जिसमें दरारों का निर्माण गीली होने पर फूल जाती है, महीन के कारण जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है ये मैं आपको बता दूं, इसे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। विस्तार इसका महाराष्ट्र, मालवा पठार, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु में है। आज के लिए इतना ही रखता हूं। अब 4 बजे आपकी क्लास होगी। कितने बजे? आपकी क्लास 4 बजे होगी। आप लोगों ने मिट्टी वाले क्रम को अब अपने आप देख लीजिएगा। इनमें 2 ही मिट्टी ऐसी होती हैं जो समझाने वाली हैं। 2 मिट्टी से सवाल आते हैं, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, मैंने दोनों आपको बता दी। लाल मिट्टी से कोई आज तक सवाल खास आया नहीं है। लाल मिट्टी आपको मैंने बता दिया, इसका मैप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहां कहां है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में इसका कोई नहीं है, साउथ इंडिया में है ये, है ना। अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी तो ये आपको भारत के ज्यादातर हर हिस्से में देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। चलो, तो पर्वतीय मिट्टी की अगर मैं बात करता हूं तो पर्वतीय मिट्टी आपको ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही दिखने के लिए मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। इसकी पीडीएफ मैं लगा देता हूं बेटा, पीडीएफ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मरुस्थलीय ये हुआ, है ना। चलो, तो इसका मतलब पीडीएफ मैं अभी लगा रहा हूं, थोड़ी देर बाद ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। अब जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें आपका सेंसस होगा, उसमें आपका सेंसस होगा, उसमें आपकी साउथ इंडिया की रिवर होंगी, उसमें आपकी साउथ इंडिया की रिवर होंगी। जो अब पढ़ा है उसके एमसीक्यूज में आपका टेस्ट होगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी बच्चों? किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बताओ। किसी बच्चे का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए। तैयारी जल्दी कैसे करें? किस एग्जाम के लिए? बोलो भैया। दिल्ली पुलिस की बेटा मॉक टेस्ट देकर तैयारी होगी बस, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तुम्हारे पास। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास, मॉक टेस्ट ले लो बेटा। हाँ ठीक है रही, तो वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब तो इस समय टेस्ट सीरीज लगाओ जितनी ज्यादा हो सकता है।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलता हूं आपसे 4 बजे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय।